नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कटरा वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन के बाद अस्थायी रूप से रोकी गई यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से ली हालात की जानकारी। आज बाढ़ के हालात की समीक्षा करेंगे उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में आज बारिश की तीव्रता कम होने के आसार, लेकिन चंबा, कुल्लू मनाली और मंडी समेत कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम। घर घर में विराजे गणपति। मंदिरों और पंडालों में भी गूंज रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया की जयकारी। वसई विरार में गणपति मंदिर के पास ढही 4 मंजिला बिल्डिंग। मलबे में फंसे 11 लोगों को निकाला बाहर। और 30 अक्टूबर में इस साल गोवा में होगा शतरंज विश्व कप। भारत दूसरी बार करेगा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी। प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में कई घंटों की बारिश के कारण कल वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हो गया। ये हादसा अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन किया हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु रोज मां वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाते हैं। जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गिरे। हादसे के बाद व्हाइट नाइट कॉर्प्स की 3 राहत टुकड़ियां कटरा और उसके आसपास बचाव और राहत कार्यों में तेजी से जुट गईं। राहत और बचाव लगातार चल रहे हैं। फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया और फौरन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच रही है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जानकारी दी कि वो कल जम्मू एयरपोर्ट बंद होने के कारण नहीं पहुंच सके, लेकिन आज सुबह जम्मू पहुंचकर बाढ़ के हालात की समीक्षा करेंगे। इस बीच प्रशासन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जम्मू में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालय आज बंद हैं। कई स्थानों पर लैंडस्लाइड होने से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के अर्धकुंवारी मार्ग पर भारी नुकसान की खबर है। इस प्राकृतिक आपदा से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और स्वयंसेवी संगठन लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अब तक 3,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। हालांकि पिछले दिनों हुई भारी बारिश ने राज्य भर में भारी नुकसान पहुंचाया है। कुल्लू, मंडी और किन्नौर के कई इलाकों में मौसम ने कहर बरपाया। मूसलाधार बारिश के कारण ब्यास नदी में उफान आ गया, जिससे मनाली से लेकर कुल्लू और मंडी तक तबाही मच गई। बारिश और भूस्खलन के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 677 सड़कें बंद हो गईं, जबकि 1413 ट्रांसफार्मर और 420 पेयजल परियोजनाएं ठप हो गई हैं। कुल्लू और मंडी के कुछ इलाकों में आज शैक्षणिक संस्थान भी बंद हैं। वहीं मौसम विभाग ने 29 अगस्त से 1 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों के बाद जो है मौसम साफ हुआ है और बहुत भारी नुकसान हुआ है कुल्लू मनाली में। और आज जो है कुछ राहत के क्षण जो है वो लग रहे हैं। तो इस आपदा से निपटने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के प्रयासों से ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। इस बार बहुत तबाही हुई है, लोगों की पर्सनल भी और जनता के जो पब्लिक जो प्लेसेस है उनमें भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, लेकिन ये किसी के कंट्रोल में नहीं है ये तबाही।
हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण सतलुज, ब्यास, उझ और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे पंजाब के कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतारन के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रणजीत सागर डैम, नंगल डैम और पोंग डैम खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गए हैं। पंजाब के 7 जिलों के तकरीबन 130 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गुरदासपुर के गांव जीवन चक और बुगना और गंजी समेत कई गांव प्रभावित हुए हैं। प्रभावित गांवों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से आगे भी कुछ दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। पठानकोट और गुरदासपुर समेत पंजाब के 5 जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पठानकोट में बढ़ते जलस्तर के कारण फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। प्रशासन घग्गर जैसी दूसरी नदियों की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है, ताकि बाढ़ के संभावित खतरे के लिए पूरी तैयारी रखी जा सके। प्रभावित गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और उन्हें आवश्यक वस्तुएं और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना भी बचाव कार्य में जुटी है। पंजाब के सभी जिलों में प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। बाढ़ जैसे हालात के चलते पंजाब में सभी स्कूल 30 अगस्त तक बंद किए गए हैं। एक त्वरित और साहसिक अभियान में भारतीय सेना विमानन ने पंजाब स्थित माधोपुर हेडवर्क्स के पास फंसे 22 सीआरपीएफ कर्मियों और 3 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बचाव कार्य के लिए सेना विमानन के हेलीकॉप्टरों को रवाना किया गया, जहां सभी फंसे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बता दें कि सीआरपीएफ कर्मियों और नागरिकों जिस इमारत में शरण लिए हुए थे, उनके निकाले जाने के कुछ ही समय के बाद वो ढह गई, जिससे बचाव की समयबद्धता और सटीकता का पता चलता है। ये सफल अभियान एक बार फिर भारतीय सेना की जीवन की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और संकट की स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। भारतीय सेना और स्थानीय अधिकारियों के बीच तालमेल ने ये सुनिश्चित किया कि एक संभावित त्रासदी टल गई। और वाराणसी में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। गंगा किनारे बसे कई आवासीय क्षेत्रों और मंदिरों में भी पानी भरने की खबर है। हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के साथ ही कई घाटों के निचले हिस्से पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। स्थिति को देखते हुए घाटों पर मौजूद सभी दुकानों और ठेलों को हटा दिया गया है। महाराष्ट्र के विरार में इमारत ढहने की घटना सामने आई है। कल रात करीब 11:30 बजे रमाबाई अपार्टमेंट की इमारत का एक हिस्सा ढह गया और पास की एक चौल पर गिर गया। ढह गए मलबे में लगभग 15 से 20 लोग फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और वीवीसीएमसी अग्निशमन टीमों द्वारा अब तक 11 लोगों को बचाया गया है। सभी घायलों को विरार पश्चिम स्थित संजीवनी अस्पताल और प्रकृति अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों के साथ गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आज घर घर में बप्पा विराजमान हो रहे हैं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर महाराष्ट्र में खास हर्षोल्लास का माहौल नजर आ रहा है। मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे। घरों के अलावा मंदिरों और पंडालों में भी गणपति विराजे हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं अहमदाबाद में इस खास अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने गणेश मंदिर में आरती की। और आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर के पोवर्ती गांव की। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले का पोवर्ती गांव कभी नक्सलियों की राजधानी माना जाता था, वहीं आज विकास की नई तस्वीर उभर रही है। देखिए डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में। पुवर्ती गांव वही है जो नक्सलियों की राजधानी के नाम से जाने जाती है और यहाँ पर नक्सलियों का कमांडर हिडमा यहीं उसकी जन्मस्थली है। जो सुकमा जिले का ये इलाका है पुवर्ती गांव, इस इलाके में किस तरह से विकास हुआ है मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इस गाँव में पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ पर देखिए बिजली आ चुकी है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आई है, यहाँ पर राशन दुकान खुल चुका है, स्कूलें खुल चुके हैं। जो बरसों तक इस इलाके में जो विकास नहीं हुआ था, अब इस इलाके में विकास देखने को मिली है। देखिए वहाँ पर पानी टंकी यहाँ पर लगाया गया है। ये वही इलाका है जो नक्सलियों का जो मोस्ट वांटेड नक्सली है हिडमा, इसी इलाके में उसकी जन्मस्थली है, इसी इलाके में उसका जन्म हुआ है। और जो ये इलाका है पुवर्ती गांव जो नक्सलियों की राजधानी हुआ करती थी, इस इलाके में अब विकास देखने को मिल रही है। पुवर्ती गांव में क्या क्या सुविधा मिला है? सुविधा पूरा मिला है, बोरिंग है, अस्पताल है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, रोड है, उतना ही तो मिला। पहले ये सब था क्या? नहीं था। इस इलाके के जो डीएसपी हैं सुकमा जिले के, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरह का विकास हुआ है। पिछले 1.5 साल में हुए हैं। उसके पहले ये ऐसी स्थिति थी कि इस जगह पे जब फोर्स को ऑपरेशन करना पड़ता था तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। इस जगह में पहुंचना ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। उसके जब हम यहाँ आते थे तब नक्सली बटालियन के साथ हमारी मुठभेड़ होती थी। इस जगह को शांत करने के लिए हमारे कई जवानों ने अपनी शहादत दी है, कई परिवार ने अपने बच्चों को खोया है, तब जाके ये जगह जो है इस जगह ऐसी बन पाई है जो आप देख पा रहे हैं। ये शुरू से ही नक्सलियों की राजधानी हुआ करती थी। 4 दशकों से इस इलाके में नक्सल समस्या चली आ रही थी। आज़ादी के बाद पहली बार इस इलाके में विकास देखने को मिला है। और देखिए जिस तरह सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, दिन रात यहाँ पर लगातार सुरक्षा पे डटे हुए हैं, विकास कार्यों को यहाँ पर करा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो देखने को मिली है पुवर्ती सुकमा जिले में आता है और जो मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर हिडमा है उसके नाम से इस गांव को जाना जाता है। इस इलाके में विकास देखने को मिल रहा है। अपने कैमरा से होगी मनोज लोखंडे के साथ सोमेश पटेल, पुवर्ती, सुकमा, छत्तीसगढ़। और आइए अब बात करते हैं बदलते बिहार की। पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था। अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब जमीन पर नजर आ रहा है। बिहार की सूरज कुमार झा, सोना कुमारी और रूबी कुमारी को अब घर के पास ही काम मिला है। घर के पास ही काम मिलने से लोगों की खुशी दोगुनी हो गई है। रिवर्स माइग्रेशन, जिसे रिटर्न माइग्रेशन भी कहा जाता है, यह उस धारणा को संदर्भित करता है जिसमें प्रवासी एक निश्चित अवधि के लिए किसी अन्य स्थान पर प्रवास करने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट जाता है। बिहार में तेज गति से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस सब को खासा प्रचलित कर दिया है। आइए हम फिर दिखाते हैं आपको एक नई कहानी जिसमें रिवर्स माइग्रेट किस तरीके से यहाँ आकर के अपने ही राज्य में काम करके खुश है। देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने के बाद आज बिहार की धरती पर काम कर रहे लोगों ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले बाहर रहकर काम करना पड़ता था, छुट्टियां कम मिलती थीं, घर आने जाने में ही समय और पैसा खर्च हो जाता था, परिवार से दूर रहना सबसे बड़ी पीड़ा थी। लेकिन अब जब बिहार में ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अपनी छुट्टियां परिवार संग बिता पाते हैं, समय की बचत हो रही है और पैसों की भी। आइए सुनते हैं बिहार लौटे इन्हीं लोगों की जुबानी, उनके जीवन में आए इस बदलाव की सच्ची कहानियाँ। मेरा नाम सूरज कुमार झा है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैं पहले काम नोएडा में करता था, सेक्टर 85 डिक्सन कंपनी में। वहाँ पर मैं काम करता था एज ए हेल्पर। मेरे को वहाँ पे जैसा मेरा एजुकेशन है उस हिसाब से मेरे को काम नहीं मिला गया और प्लस मेरे को घर से दूर अकेले रहना पड़ता था। खाना बनाने, रहने, खाने पीने कोई देखने वाला भी नहीं था, जिसके और वहाँ पे कंपनी में उतना इज्जत भी बिहारियों को नहीं मिलता था और उतना पैसा भी नहीं मिलता था। 10,000 में अपना रहना, खाना पीना, रूम रेंट ये सब नहीं हो पाता था। इसके कारण मैं यहाँ हाई स्पीड में जाना, बिहार में आया, मुजफ्फरपुर में इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। यहाँ आके मेरे उस हिसाब से काम मिला। घर परिवार के साथ रहता हूँ, ना कोई छुट्टी का झमेला है, ना कोई चीज़ का है।
यहाँ पे आराम से खुशमय ज़िंदगी जी रहा हूँ माता पिता के साथ। जी मैं पहले यूपी में काम करती थी और पहले परिवार के साथ नहीं रहती थी, इसीलिए हम लोग बिहार में कंपनी खोला, इसलिए हम लोग के बिहार में काम मिला है, इसलिए हम लोग काम करते हैं। मेरा घर बेला छपरा है, 5 मिनट के रास्ते हैं, यहाँ पे हम लोग कंपनी के पास ही रहते हैं। मेरा नाम रूबी कुमारी है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं इस कंपनी में काम करने आ रही हूँ। इस कंपनी से मैं मातृ हूँ, इस जॉब से अच्छी तरह से काम कर रही हूँ। मैं सैलरी के लिए इस तरह की बात की हूँ और इस हर महिला को काम देना चाह रही हूँ। आपने देखा कि किस तरह कभी दूसरे राज्यों में कष्ट झेलकर रोजी रोटी कमाने वाले हमारे बिहारी भाई अपने घर में ही रोजगार मिलने पर कितने संतुष्ट हैं। रिवर्स माइग्रेट कामगारों की नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। इजराइल गाजा संघर्ष पर व्हाइट हाउस में आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विटकॉफ ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी गाजा संघर्ष का समाधान इस वर्ष के अंत तक निकल आएगा। बता दें कि ट्रंप ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान गाजा युद्ध को जल्द समाप्त करने का वादा किया था और जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद भी यही आश्वासन दोहराया था, लेकिन लगभग 7 महीने बीतने के बावजूद ये लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हो सका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के बावजूद 6 लाख चीनी छात्रों को अमेरिकी कॉलेजों में पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये फैसला दोनों देशों के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने अफवाहों को खारिज किया कि अमेरिका चीनी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि वे चीन के साथ मिलकर काम करेंगे। और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि अमेरिका द्वारा उनके न्याय मंत्री रिकार्डो लेवांडोव्स्की का वीज़ा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने अमेरिका के इस गैर जिम्मेदाराना फैसले के प्रति एकजुटता व्यक्त की। लूला दा सिल्वा ने कहा कि एक कैबिनेट बैठक के दौरान अमेरिकी वीज़ा प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए कि ये रुख अस्वीकार्य है। ये न केवल मंत्री लेवांडोव्स्की के खिलाफ बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों या किसी भी ब्राजीलियाई अधिकारी के खिलाफ भी। एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये स्टारशिप का अब तक का 10वां इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। ये उड़ान अमेरिका के टेक्सास राज्य में स्थित स्पेस एक्स के स्टार बेस लॉन्च साइट से हुई। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को खराब मौसम और तकनीकी जांच के कारण 2 बार लॉन्च टालना पड़ा था। और अब बात खेल की। भारतीय ओलंपियन सिफ्त कौर सामरा ने इतिहास रचते हुए कजाकिस्तान में जारी 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता। सिफ्त ने 459.2 के स्कोर के साथ पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। वे इस प्रतियोगिता के इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। इसके बाद सिफ्त ने अंजुम मौदगिल और आशी चौकसी के साथ मिलकर टीम गोल्ड भी जीतने में कामयाबी पाई। भारत की स्टार शटलर पीवी संधू ने WWF विश्व चैंपियनशिप में जीत से शुरुआत की है। पेरिस में चल रही विश्व चैंपियनशिप में विमेंस सिंगल्स के पहले राउंड में सिंधु ने बुल्गारिया की कलोयाना नलबंतोवा को 39 मिनट तक चले मुकाबले में 23-21, 21-6 से हराया।
और आज हम याद कर रहे हैं क्रिकेट के बेताज बादशाह सर डॉन ब्रैडमैन को, जिनका जन्म आज ही के दिन 27 अगस्त 1908 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ब्रैडमैन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि क्रिकेट के इतिहास का सुनहरा अध्याय है। आइए जानते हैं कुछ अनसुने किस्से और बल्ले से किए गए उनके ऐतिहासिक चमत्कारों के बारे में। बल्ले के जादूगर, क्रिकेट की दुनिया का बॉस द डॉन सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, एक ऐसे बल्लेबाज जिनकी महानता को मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है। 27 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रैडमैन ने सिर्फ 20 साल की उम्र से ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण किया। 1930 की एशेज सीरीज में उन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 974 रन बनाकर खुद को क्रिकेट के विश्व मंच पर स्थापित किया। ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 52 टेस्ट में 80 पारी में 99.94 के असाधारण औसत से कुल 6,996 रन बनाए। ब्रैडमैन के नाम 29 शतक और 13 अर्धशतक दर्ज हैं। उनका टॉप स्कोर 334 रन रहा। उन्होंने 2 तिहरे शतक लगाए। ऐसा करने वाले वे दुनिया के सबसे पहले क्रिकेटर थे। ब्रैडमैन के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कुल 12 बार 200 से ज्यादा रन बनाए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसे विडंबना ही कहेंगे कि रनों का अंबार लगाने वाले ब्रैडमैन अपने करियर के आखिरी टेस्ट में बिना खाता खोले आउट हो गए। अगर वह अपने आखिरी टेस्ट में सिर्फ 4 रन और बना लेते तो उनका करियर औसत 100 का होता। क्रिकेट के इस जादूगर ने 25 फरवरी 2001 को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। ब्रैडमैन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक युग थे और आज वो हर युवा क्रिकेटर की प्रेरणा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और अल्जीरिया के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान भारतीय सेना प्रमुख ने चर्चिल सैन्य अकादमी का दौरा किया। इस दौरान सेना प्रमुख को अकादमी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। संकाय सदस्यों से बातचीत के दौरान सेना प्रमुख ने उनके समर्पण और उत्कृष्ट प्रशिक्षण मानकों की सराहना की और उन्हें अपने राष्ट्र की सेवा में निरंतर प्रयासरत रहने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही सेना प्रमुख ने कहा कि दोनों देशों के प्रशिक्षण संस्थान मिलकर एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा भी करेंगे। अब बात विश्व झील दिवस की, जो हर साल 27 अगस्त को मनाया जाता है। पूरे विश्व में झीलें ताजे पानी का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं और इसीलिए उनका संरक्षण बेहद जरूरी है। इस सोच को कायम रखने के उद्देश्य से हर साल विश्व झील दिवस का आयोजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक्स पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि श्री गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा से सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करता हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।
शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। बदलते बिहार में बिछ रहा है सड़कों का जाल। बिहार बन रहा है रिवर्स माइग्रेशन की मिसाल। 3 दिन लगता था जाने में, यहाँ लोकल में है तो थोड़ा टेंशन नहीं है। इज्जत की नौकरी अपना घर में, अपना गांव में, अपना स्टेट में। बात करेंगे बिहार के रियल हीरोज की। बहुत सुविधा, वहाँ के अकेले रहना पड़ता था, सिर्फ रोजी रोजगार बढ़ा है। ग्राउंड रिपोर्ट से लोगों की जुबानी, नए सपने, नई उम्मीद। देखिए डीडी न्यूज की खास सीरीज बात बदलते बिहार की। डीडी डायलॉग में देखिए बात बदलते बिहार की। हमारे साथ होंगे बिहार सड़क निर्माण विभाग मंत्री नितिन नवीन। डीडी डायलॉग जल्द डीडी न्यूज पर।